हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ, थोड़ा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो देखिए बेटा कि प्रीवियस लेक्चर में अपन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने दो पार्ट बताए, लाइट फेज एंड डार्क फेज, यानी प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। पहले प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगी जो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड है, और उसके बाद आप जानते हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया के जो प्रोडक्ट बनेंगे, उत्पाद बनेंगे, वो कहाँ प्रयुक्त होंगे? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। तो ऐसा नहीं कि अप्रकाशिक अंधेरे में होगी, यानी वो प्रकाशिक के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड होती है, सनलाइट पे डायरेक्ट डिपेंड नहीं होती है, बाकी दिन में भी वो संपन्न होती है। यस बेटा। अब ध्यान दीजिएगा कि वहाँ लाइट रिएक्शन के जो अपने स्टेप बताए कि सबसे पहले लाइट का एब्जॉर्प्शन, तो उसके लिए अपन ने बेटा वहाँ बात कर ली फोटो सिस्टम की या पिगमेंट सिस्टम की। तो आप जानते हैं कि जो वर्णकीय संगठन होता है फोटो सिस्टम में, तो अपने फोटो सिस्टम में बताया कि वहाँ दो पार्ट आपके होते हैं, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी क्लोरोफिल ए के एक मोलिक्यूल को छोड़कर सभी पिगमेंट, ऑल पिगमेंट और जो बाउंड प्रोटीन होते हैं, आबद्ध प्रोटीन होते हैं, यानी सैकड़ों हजारों पिगमेंट और साथ में कई सारे प्रोटीन से आपका बनता है LHC, क्योंकि उसके दो पार्ट थे ना, LHC LHP लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन। यस बेटा, उसे एंटेना भी कहते हैं क्योंकि सहायक वर्णक होते हैं। तो वो भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य, अलग अलग वर्णक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य को एब्जॉर्ब करके और इंडक्टिव ट्रांसफर के द्वारा उस ऊर्जा को स्थानांतरित कहाँ करता है? क्लोरोफिल ए, जो क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर किसका होता है? क्लोरोफिल ए का। तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि वहां अब अपन अध्ययन करना चाह रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और वो विभिन्न वाहकों में गुजरता है, तो फोटोकेमिकल फेज यानी उसका जो फर्स्ट चरण है फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत कंसेप्चुअल आपका टॉपिक है। ध्यान दीजिए बेटा, अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इससे पहले कुछ बेसिक अपन पढ़ते हैं, एक बात करते हैं कि देखो सजीवों के अंदर ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा विमुक्त करने और फिर उस ऊर्जा को आप जानते बेटा कि बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। यस बेटा, है ना। तो ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा विमुक्त करने और फिर उसको बंद ऊर्जा के रूप में संचित करने की क्षमता होती है। जैसे तुम जानते हो कि सेल की करेंसी ऑफ एनर्जी जो करेंसी होती है ATP होती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ATP के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं वहां उच्च ऊर्जा उनके अंदर संचित रहती है। हाँ, तो देखिए बेटा, मैं लिखूंगा कि भाई कोशिकाओं के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, देखो बेटा कि कोशिकाओं के द्वारा यानी स्पेशली आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वह क्लोरोप्लास्ट ATP का संश्लेषण फोस्फोराइलेशन कहलाता है। ये तो अपने कह दिया भाई कोशिकाओं के द्वारा या कोशिकाओं द्वारा, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, वहां पर ATP संश्लेषण का जो प्रक्रम है वो कहलाता है फोस्फोराइलेशन, फास्फोरिलीकरण। जैसे अपने बताया था कि ADP और ATP, तो उसको अपने क्या बताया था? फास्फोरिलीकरण। अब सुनो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP तथा इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट द्वारा ATP का संश्लेषण होता है। यस बेटा, तो फोटोफॉस्फोरेशन वह प्रक्रिया जिसमें ADP तथा IP द्वारा ATP संश्लेषण होता है ना बेटा। और जानते हो कि यह प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ADP और अकार्बनिक फॉस्फेट से, है ना बेटा, आप जानते हैं कि ATP का संश्लेषण होता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा,
हाँ तो देखिए बेटा, अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं। देखो यहां कि कोशिकाओं द्वारा जिसमें यहां लिख दूं माइटोकॉन्ड्रिया, वह क्लोरोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और हृतलॉक। तो कोशिकाओं द्वारा एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया, एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया को फोस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी बेटा फास्फोरिलीकरण कहते हैं, है ना। जैसे आपने कहा था कि एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट और इनऑर्गेनिक मोनोफास्फेट, तो आपका एटीपी बनाता, फास्फोरिलीकरण। बात को समझ रहे हैं। अब आप जानते हैं बेटा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं बताऊं, आप यहां किसकी चर्चा कर रहे हैं, फोटोफोस्फोराइलेशन, है ना। तो आप जानते हैं कि देखो बेटा वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में आप जानते हैं बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी, समझ रहे हो, एडीपी तथा अकार्बनिक फोस्फेट से एटीपी का संश्लेषण फोटोफोस्फोराइलेशन यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। यस बेटा, तो वह प्रक्रिया जिसमें लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फास्फेट, अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का संश्लेषण, है ना, एटीपी का संश्लेषण फोटोफोस्फोराइलेशन कहलाता है। यानी बेटा देखो अपन कहें कि फास्फेट का जुड़ना, लेकिन फास्फेट किसकी उपस्थिति में जुड़े, फास्फेट का जुड़ना, लेकिन अपन कहेंगे बेटा कि फास्फेट किसकी उपस्थिति में जुड़े, तो एडीपी, एडिनोसिन डाइफास्फेट, और प्लस आप जानते हो अकार्बनिक फास्फेट, है ना, आईपी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, लाइट, और फिर किसका संश्लेषण हो, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इन एडिनोसिन पर आप जानते हो कि एडिनोसिन पर ट्राइफॉस्फेट, यस, तो एटीपी, तो ये आपका क्या होगा, फोटोफोस्फोराइलेशन। बात को समझे बेटा। अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि देखो अपन ने वहां भी पढ़ा था शोषण में भी कि एटीपी संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन प्रवणता चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए, पहले मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन प्रवणता, और फिर एटीपी सिंथेज होना चाहिए, तो F0 और F1। तो आप जानते हैं कि वहां से फिर एटीपी संश्लेषण होगा, तो उसको आप फास्फोरिलीकरण, लेकिन अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो तो उसको आप कहते हैं फोटोफोस्फोराइलेशन। अच्छा सुने, फोटोफोस्फोराइलेशन यहाँ प्लांट में कितने टाइप का होता है, तो पहले देखो अपन पढ़ लेते हैं किसको। यहाँ मैं आरेख बना देता हूँ आपका फर्स्ट, यानी साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, है ना बेटा। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यस बेटा, यस। तो ध्यान दीजिएगा कि साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। हाँ तो बेटा फर्स्ट आप देखिए साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, यस बेटा। तो अपन कहते हैं कि भी चक्रीय फास्फोरिलीकरण कब होता है, जब केवल पीएस फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट क्रियाशील होता है। तो जब बेटा फोटोसिस्टम फर्स्ट क्रियाशील होता है तो जो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आप जानते बेटा कि इलेक्ट्रॉन केवल फोटोसिस्टम में घूमता है, यस। और फास्फोरिलीकरण किस कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह से, कि जब इलेक्ट्रॉन का चक्रीय प्रवाह होगा तो आप समझ रहे हैं उस दौरान आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्रवणता बन जाएगी, केवल प्रोटॉन प्रवणता, यस। अब हम समझ सकते हो कि जो साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन है, तो यहाँ अपन देखेंगे भी कैसे प्रोटॉन प्रवणता बनती है, ये कहाँ संपन्न होता है। तो आप जानते हैं कि बेटा फोटोसिस्टम फर्स्ट तो स्ट्रोमा लेमिली में भी है और ग्रेना लेमिली में भी है, लेकिन
ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है ये केवल स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होता है, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर अपन बताएंगे कि फोटोसिस्टम सेकंड और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होते हैं। तो वो एब्सेंट होने से फिर यहाँ से अभिक्रिया केंद्र से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ना वो घूम फिर के वापस आ जाएगा। यस बेटा। तो खैर अपन पहले इसका अपन एक आरेख बनाते हैं, फिर आप जानते हैं कि पूरा आरेख आपको समझाने के बाद अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं। यस बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब कुछ मैं आपको थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बनाकर, क्योंकि ये सब कुछ आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है। यस बेटा। और मेम्ब्रेन के अंदर ही आप जानते हैं कि जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो पिगमेंट होते हैं, या जैसे आपने सारी बातें वहाँ पर बताई थी, जैसे क्लोरोफिल एक अभी आपने जो फाइटोल को तो एम्बेडेड बताया था, और पोरफायरिन हेड वहाँ आप जानते हैं कि सनलाइट को लेने के लिए बताया था। उन सारी चीज़ों को पीछे को बहुत तरीके से याद करें तो ये ऐसे कैसे नहीं कि बहुत ऐसा प्रोसेस एक मेम्ब्रेन में ही सब कुछ संपन्न हो जाता है, और मेम्ब्रेन पता है नैनोमीटर की होती है। बात को समझ रहे हैं? हाँ, तो उसका मतलब देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल बायोलॉजी में बताया होगा मेम्ब्रेन की मोटाई कि आप जो कॉपी पढ़ रहे हैं है ना, उसके 5000 मेम्ब्रेन को एक के ऊपर एक रखें तब आपकी कॉपी के एक पेज की मोटाई आएगी। खैर इस लाइन को बाद में, लेकिन ध्यान दीजिए। तो देखो ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, तो यहाँ देखो मैं बता देता हूँ कि भाई देखो ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है जो स्ट्रोमा लेमिली है ना, तो ध्यान से सुनना कि भाई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन मैंने आपके सामने बना दी, ये लो। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर आप समझ सकते हैं बेटा कि लिपिड की बाइलेयर होती है। लिपिड की क्या होती है बेटा? बाइलेयर। अच्छा, सबसे पहले बेटा यहाँ देखो हर चीज का स्थिति का, पोजीशन का, हर चीज का ध्यान रखना। अब आप ध्यान दीजिएगा तो देखो बेटा कि ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यस बेटा। तो आपके सामने मैंने आपके सामने बना दी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अब तुम दिमाग लगाओ कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है और आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर। यस, मेम्ब्रेन का अध्ययन तो आपने कर ही रखा है, वो तो भाई परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, बाकी आप जानते हो कि मुख्यतः जो लिपिड का संगठन होता है लिपिड और प्रोटीन, और ये जो वाहक होते हैं ये भी तो आप जानते हैं कि प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। यस बेटा। तो देखो अब दिमाग लगाओ, हमेशा ये भी ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड होती है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन की आउटर यानी जो उसका साइटोसोलिक जैसे वो सरफेस है। यस, तो इधर तो आपका क्या है? तरल, यानी क्या है? जो तरल पार्ट है यानी बेटा स्ट्रोमा। जो तरल पार्ट है यानी क्या बेटा? स्ट्रोमा। समझ रहे हो ना, जो फ्लूइड पार्ट है। और ये आप जानते हो कि थाइलेकोइड के अंदर की ओर का भाग क्या होता है? अवकाशी का, लुमेन, लुमेन होती है अवकाशी का। यस बेटा। अब एक एक लाइन को बेटा देखो याद करो। यस, कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान आप जानते हैं ओनली पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है। यस बेटा। और ये आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि पीएस फर्स्ट आप जानते हैं कि दोनों ही जगह स्ट्रोमा लेमिली और ग्रेनुलर लेमिली, लेकिन आप जानते हैं कि जो खुली सतह होती है नॉन ऑप्रेस्ड, बात को समझे, यानी स्ट्रोमा फेस की ओर होते हैं। किधर होता है? स्ट्रोमा फेस की ओर। बात को समझ रहे बेटा? यस। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर यहाँ पर शो कर देता हूँ कि भाई ये आपका फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम है, क्लियर? और फोटो सिस्टम है आप जानते हो कि LSCO रिएक्शन सेंटर। यस, तो ये आप जानते हो कि 680 नैनोमीटर से ऊपर की ही वेवलेंथ लेता है, तभी क्रियाशील होगा, है ना, बियॉन्ड 680, तभी तो बोलते हैं ना P700। और ये आप जानते हो कि डिफरेंट वेवलेंथ जो इंडक्टिव ट्रांसफर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं बेटा कि इसको मिल जाएगी, किसको? रिएक्शन सेंटर को। बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा बेटा कि रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, रिएक्शन सेंटर से क्या इमिट होगा? इलेक्ट्रॉन। यस, तो आप जानते हैं बेटा कि यहाँ से ये और ये रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर फंक्शनल है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है। बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, है ना, और ये रिएक्शन सेंटर, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है। बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, है ना, और ये
इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की गति बता रहे हैं। वैसे आपको जो 4 इलेक्ट्रॉन बताए जाते हैं तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फर्तम ग्राही यानी आप जानते हैं कि FRS जो रिड्यूसिंग सबस्टांस है FRS, यानी बेटा फर्तम ग्राही जो होता है इसके अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के दौरान, वो आपका होता है FeS, यानी इसमें आयरन, सल्फर और प्रोटीन। तो आप जानते हो फर्तम इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है किसके दौरान, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान, वो आपका होता है FeS। समझ रहे हो। फिर देखो बेटा कि FeS से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आप जानते हैं बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन की आपको हम मूवमेंट बता रहे हैं, तो FeS से आपका जाता है फेराडॉक्सिन। किस पे जाता है बेटा, फेराडॉक्सिन। यस। और आप समझ सकते हैं बेटा कि फिर फेराडॉक्सिन से तो देखो यहाँ आप जानते हैं कि भाई यहाँ आपके पास में होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ देखो साइटोक्रोम में प्रभाव होता है। यस। तो बेटा देखो कि साइटोक्रोम B6 और यहाँ साइटोक्रोम जो F होता है वो लुमिनल फेस की तरफ होता है, नीचे की तरफ, तो साइटोक्रोम F। यस बेटा, क्लियर है, बोलो बोलो। और आप अच्छे से समझ सकते हो मेरे बेटा कि यहाँ आप देखिएगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है फेराडॉक्सिन से ये किस पे जाएगा बताओ, ये गया इस पे साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। बात को समझ रहे हैं। अब साइटोक्रोम B6 पे गया तो अब साइटोक्रोम B6 से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आप जानते हैं कि आएगा किसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन आएगा PQ। लेकिन तुम्हें पता है कि इनके बीच में जो PQ होता है प्लास्टोक्विनोन। यस, PQ, जैसे वहाँ पर यूबिक्विनोन था, तो प्लास्टोक्विनोन भी एक प्रोटॉन कैरियर है, H2 कैरियर है, मोबाइल H2 कैरियर है। मोबाइल क्या है बेटा, H2 कैरियर। अब ये H2 कैरियर है तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप जानते हो। तो पहले इसके ऊपर क्या आएगा भी बाहर से, प्रोटॉन, यानी ये स्ट्रोमा से क्या ले लेगा, ये स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लेगा। स्ट्रोमा से क्या ले लेगा बेटा, प्रोटॉन, है ना। और आप जानते हैं कि जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो आप जानते हैं कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, PQH में हो गया। बात को समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं बेटा यानी प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोक्विनोल में रूपांतरित हो गया। और अब आप जानते हो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये आप जानते हो कि ये साइटोक्रोम F, और ये प्लास्टोसाइनिन PC से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं कि ये लो जी वापस आ गया रिएक्शन सेंटर पे, बोलो। तो आप जानते हैं ओनली PS फर्स्ट इज फंक्शनल, देन जो इलेक्ट्रॉन है फोटो सिस्टम के अंदर ही चक्रण करता हुआ वापस आ गया। अब फास्फोराइलेशन किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह के कारण। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जब PQ प्लास्टोक्विनोन पे आया तो प्लास्टोक्विनोन एक H कैरियर, तो स्ट्रोमा से H कैरियर है, प्रोटॉन कैरियर है, तो स्ट्रोमा से उसने प्रोटॉन कवर कर लिया, प्रोटॉन को ले लिया स्ट्रोमा से, है तो PQ H2 में चेंज हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम F पे ट्रांसफर करेगा, बात को समझो, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा साइटोक्रोम F, लेकिन साइटोक्रोम F प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको वहां भी बता दिए थे कि साइटोक्रोम कभी भी आप जानते हैं बेटा कि प्रोटॉन को नहीं ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को, सही। तो ऐसा होने पर आप जानते हैं उसी दौरान ये जो प्रोटॉन है ये PQ के द्वारा, ये जो प्रोटॉन है ये PQ के द्वारा कहाँ पंप कर दिया गया, ये लुमेन में। कहाँ पर पंप कर दिया गया, लुमेन में। तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन 4 बार जन से आप जानते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन प्रवणता, इधर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो यहाँ pH अपन सामान्यतः 6 कंसिडर करते हैं, तो इधर का pH क्या हो जाएगा, 5 या उससे कम, सही। और यहाँ आप जानते हैं बेटा देखो प्रोटॉन प्रवणता हो गई ना, प्रोटॉन प्रवणता। अब आप जानते हो बेटा कि प्रोटॉन प्रवणता हो गई तो फिर इस मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन प्रवणता, और केवल यहाँ PQ ने पंप किया है प्रोटॉन को, सही। अब प्रोटॉन प्रवणता हो गई तो फिर आप जानते हो कि इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में ही आप समझ सकते हो ATPase होता है। कौन होता है, ATPase, ATP सिंथेज। तो जो ATP सिंथेज होता है उसमें आप जानते हो अच्छे से कि 2 भाग आपके होते हैं, है ना।
एक आपका होता है जो प्रोटॉन चैनल होता ना, प्रोटॉन चैनल F0। यस, ये लो मैं फास्फोराइलेशन भी बता देता हूँ आपको, समझदार को सब कुछ इस मेम्ब्रेन में बता दिया मैंने। यस बेटा, तो आप जानते हो कि यहाँ पर आपका जो F0, ये तो आपका होता है F0 जो प्रोटॉन चैनल है, जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है। और यहाँ पर आपका जानते हो कि जो वहाँ पेरिफेरल है F1 जो कैटलिस्ट नेचर का है। यस, तो अब आप जानते हो यहाँ अपन ऐसे बताते हो ना, एक दो प्रोटॉन एटीपी बनाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन गुजरेंगे, फिर विसरण होगा। देखो पहले प्रोटॉन का सक्रियकरण किया है, यानी पीक्यू ने पंप किया तो सक्रियकरण, हालांकि वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से आई है। यस बेटा, और पंप कर दिया तो ये तो सक्रियकरण, लेकिन बाद में इधर प्रोटॉन ज्यादा इधर प्रोटॉन कम। यस, तो प्रोटॉन पूर्णता। अब प्रोटॉन झिल्ली को पार करना चाहता है लेकिन झिल्ली अपारगम्य होती है, तो फिर आपका आता है एटीपी सिंथेज, एटीपीएज, तो F0 और F1। फिर यहाँ से आप जानते हो कि सुसाध्य विसरण, ये प्रोटॉन चैनल सुसाधित करता है, तो सुसाध्य विसरण से ये प्रोटॉन गुजरते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन अगर इधर गुजरेंगे, वो दो प्रोटॉन की अपन बात करते हैं, तो इसके समरूपण में कन्फर्मेशनल चेंज होगा, समरूपण में परिवर्तन होगा। तो यहां आप समझ सकते हैं कि एडीपी प्लस आईपी, तो क्या बन जाएगा एटीपी। अच्छा, ये प्रकाश की उपस्थिति में बना एडीपी प्लस आईपी से, तो ये आपका हो गया फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस बेटा, है ना। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैंने बहुत एडवांस आपको इसको मैंने मेम्ब्रेन में आपको बता दिया है बेटा। यस मेरे बेटा, अब सुनो, जैसे आपको जो बुक्स में या आपको कुछ बुक्स में या जैसे नोट्स में या कुछ अलग रूप में कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन के किस साइड प्रोटॉन जमा होते हैं, लुमेन में, किधर कम होते हैं, स्ट्रोमा में, फिर वापस लुमेन से स्ट्रोमा में, तो कैसे एटीपी संश्लेषण होता है, सब कुछ समझा दिया। हालांकि लिखाएंगे सारा, बात को समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो मैं यहाँ पर आपको एक आरेख और बना देता हूं, फिर इसके जो पॉइंट्स होंगे, जो बिंदु होते हैं, वो लिख देंगे अपन। सही, तो आपके बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। यस बेटा, और मैं आपको बता दूं कि भाई इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान 2 एटीपी का निर्माण होगा, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान। तो खैर वो सारी बातें मैं समझा देंगे। तो देखिए बेटा, आप देखिए बेटा, इसमें सिंपल आरेख आपको बता देता हूं जो आपके नोट्स में या बुक्स में होता है ना बेटा। तो वहां देखिएगा कि बिल्कुल सिंपल वे के अंदर, है ना, तो आप समझ सकते हो कि जैसे फोटो सिस्टम होता है फर्स्ट, फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा, फर्स्ट। तो ये आप जानते हैं कि पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट। यस बेटा, अब पीएस फर्स्ट है तो तुम जानते हो उसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और आप अच्छे से जानते हैं कि बाउंड प्रोटीन्स होते हैं। यस, और एक आपका होता है कि रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर ये हो गया मान लो, तो रिएक्शन सेंटर वहां पर क्या है, P700, कि ये जब कब काम करेगा, जब 780 से ऊपर की तरंग दैर्ध्य की आप जानते हैं कि इसको लाइट प्रोवाइड की जाएगी। यस, और तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि जैसे ये जो एंटेना मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊर्जा को इसी को दे देंगे। सही, यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा कि वो आप जानते हैं कि लाइट इसी बेसिस पे आ जाएगी, है ना, लाइट। तो जैसे ये जो लाइट एनर्जी है, अब देखिएगा कि इसमें बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट भी, या मैंने यहाँ एक एक की बता दी तो 4 बार हो जाएगी। यस, तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन को लेके बता देते हैं। तो देखो इस पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो जैसे कई बुकों में इसको भाई पहले क्लोरोफिल ए बी तो एक्साइटेड स्टेट में आएगा ना, तो A0 से A1 तो P700, तो अपन P700 यहाँ भी ले जा सकते हैं, बात को समझे। लेकिन अगर अपन सीधे किस पे ले जाएं भाई, सीधे अपन बात करें बेटा इस इलेक्ट्रॉन को प्रथम ग्राही पे ले जाएं, तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। अब चाहे आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, या 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिएगा, है ना, वो तो एक ही बात है। यस बेटा, तो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए तो प्रथम ग्राही कौन है, FRS, या अपन कह दें कि भाई FES। सही,
अब आप जानते हो बेटा कि FRS से जो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे बताओ? फेराडॉक्सिन। किस पे जाएंगे बताओ? फेराडॉक्सिन। यस बेटा। और तुम अच्छे से जानते हो कि फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6, और साइटोक्रोम B6 से यहाँ पे आपका क्या है? PQ है ना, प्लास्टोक्विनोन PQ। अगर आप यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि वो तो पर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो ये तो H कैरियर है ना PQ, तो प्लास्टोक्विनोन तो क्या है बेटा? H कैरियर है। यस, तो ये तो पहले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पे जुड़ेगा। यस है ना। तो आप जानते हैं बेटा कि देखो अब ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा से तुम्हें पता है क्या पिक करेगा, है ना, तो 2H+ ये लेगा ऐसे, है ना। और यहाँ मैं आपको साइड में बता भी दूंगा कि जैसे ही PQ पे प्रोटॉन आता है, तो जैसे 2 प्रोटॉन आए और इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर दिया, किस में चेंज होगा? PQS2 में। जब भी अगले कैरियर को केवल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि अगला कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देता है तो वापस वो प्रोटॉन तो छूट जाते हैं और वापस ही किस में चेंज हो जाता है? PQ में। सही। तो यहाँ फिर मैं ऐसे कह दूंगा कि यहाँ इसने वापस 2 प्रोटॉन छोड़ दिए, तो किस में छोड़ेगा वो? लुमेन में। लुमेन में तो छोड़े ना, देखो प्रोटॉन, बोलो हाँ है ना। तो कहाँ छोड़ देगा बेटा? लुमेन में, है ना। जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो साइटोक्रोम, ये ऐसे लिख दें आगे अपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F पे स्थानांतरित होंगे, और यहाँ से आप जानते हो कि PC, और ये वापस किस पे आ गए? हाँ तो बेटा देखो PC, और ये वापस किस पे आ गए? रिएक्शन सेंटर पे। तो बेटा देखो कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अंदर ही घूमता हुआ, ये फोटो सिस्टम के अंदर ही आपका घूमता हुआ वापस रिएक्शन सेंटर पे आ गया। बात को समझे? तो ये आपका हो गया क्या बेटा? साइक्लिक। क्या हो गया भाई? साइक्लिक। तो परफेक्टली आप समझ गए और आपने डायग्राम परफॉर्म कर लिए। यस, अब देखिएगा, मैं ये आप डायग्राम अच्छे से बना लें, ये आपने सीख लिया, तो फिर मैं इसकी थ्योरी यहीं लिख देता हूँ, इसको मिटा के। यस, तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, मैं बातें कर लेता हूँ आगे की, कि देखो मैं आपके सामने बातें करता हूँ। भाई देखो बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान बताओ कौन फंक्शन रहता है, कौन क्रियाशील रहता है? PS फर्स्ट ओनली। यस बेटा। तो यहाँ देखो अपन सारी थ्योरी लिख लेते हैं। यस बेटा, जितनी भी इससे रिलेटेड बातें हैं जो थ्योरी है। यस बेटा, तो आप जानते हैं बेटा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान केवल PS फर्स्ट फंक्शनल यानी कार्यात्मक रहता है। सही, या अपन कहें कि केवल PS फर्स्ट भाग लेता है, केवल PS फर्स्ट भाग लेता है। सही। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन वहां कहेंगे, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में, है ना, तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अंदर ही यानी विथ इन फोटो सिस्टम, तो आप कहोगे कि तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम के अंदर ही घूमता है। अंदर ही घूमता है। यस बेटा। और फिर आप क्या कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि बेटा फोस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह से होता है, क्योंकि विभिन्न वाहकों में ETC में जब चक्रीय प्रवाह होता है तो PQ वहां प्रोटॉन पंप कर देता ना लुमेन के अंदर। यस बेटा। फिर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर अपन पहले लेते हैं कि देखो बेटा कि भाई मतलब रिएक्शन सेंटर
सॉरी रिएक्शन सेंटर P700 से विमुक्त इलेक्ट्रॉन चक्रण करता हुआ, है ना, चक्रीय प्रवाह के द्वारा या चक्रण करता हुआ पुनः रिएक्शन सेंटर पर लौट जाता है। यस बेटा, तो चक्रण करता हुआ पुनः रिएक्शन सेंटर पे लौट जाता है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं इसके आपको लिखाऊं, या पुनः रिएक्शन सेंटर को प्राप्त हो जाता है। यस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, मैं आपको इसको लिखाऊं कि भाई देखो ये कहां संपन्न होता है। तो संभवतः अपन कहते हैं कि यह स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिखोगे, स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होता है। यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन कौन सी होगी? स्ट्रोमा लेमिली। भाई क्या रीजन है? रीजन क्या लिखोगे कि भाई वहीं क्यों संपन्न होता है? रीजन क्या है? स्ट्रोमा लेमिली में ही क्यों संपन्न होता है? तो आप क्या कहोगे बेटा, रीजन क्या है? तो आप क्या कहोगे, स्ट्रोमा लेमिली पर, स्ट्रोमा लेमिली में, या ऐसे कह दोगे स्ट्रोमा लेमिली में PS सेकंड तथा NADP रिडक्टेज एंजाइम अनुपस्थित होता है। बात को समझ रहे हो ना? तो देखिए बेटा कि स्ट्रोमा लेमिली में ही संपन्न होता है। रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर PS सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। समझ रहे हो नहीं हो? बात को समझ रहे हो? जबकि आप जानते हो कि ग्रेना के अंदर तो PS सेकंड और NADP है, लेकिन स्ट्रोमा लेमिली पर ओनली PS फर्स्ट होता है। स्ट्रोमा लेमिली के अंदर PS सेकंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम क्या होता है? एब्सेंट होता है। यस बेटा, है ना? तो फिर अपन कहेंगे कि देखो इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में न तो जल का H2O का, मतलब आप जानते हो कि न तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, फोटोलाइसिस, प्रकाशिक अपघटन, यस फोटोलाइसिस होता है, और न ही O2 विमुक्त होती है। कि जब जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होगा तो O2 विमुक्त नहीं, O2 विमुक्त होती है। बात को समझे भाई? न तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, तो आप जानते हैं कि O2 विमुक्त भी नहीं होती है। बात को समझे? तो आप जानते हैं, ये मैं शॉर्ट में और लिख दूं कि केवल PS फर्स्ट फंक्शन रहता है, PS सेकंड नहीं रहता है, H2O का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। तो जब प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है, सही, तो O2 की विमुक्ति नहीं होती है ना? विमुक्ति नहीं होती है, बोलो बोलो। और आप अच्छे से जानते बेटा कि O2 की विमुक्ति नहीं होती है। इसके अलावा और बता दूं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ओनली ATP फॉर्मेशन होता है। ओनली ATP फॉर्मेशन लिख लेना, समझ रहे हो ना? क्योंकि जब NADP रिडक्टेज ही नहीं है स्ट्रोमा लेमिली के पास, तो आप जानते हो कि NADPH+H+, यानी NADPH2 का निर्माण नहीं होता है। बात को समझ रहे हैं? NADPH का निर्माण नहीं होता है। बहुत अच्छी बात मैंने आपको बता दी। यस बेटा, तो देखो PS सेकंड भी नहीं होता, हाँ आप समझते हैं, वाटर का फोटोलाइसिस भी नहीं होता, O2 की विमुक्ति भी नहीं होती, ओनली ATP फॉर्मेशन होता है, NADPH2 का निर्माण भी नहीं होता है ना? और केवल PQ के द्वारा प्रोटॉन प्रवणता किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आप क्या कहोगे फिर आगे ये लिखने के बाद, मिटाने के बाद, है ना? तो फिर आप क्या कहोगे भाई कि प्रोटॉन प्रवणता, वहां बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखूंगा क्योंकि उसी से तो ATP बनेगी। तो प्रोटॉन प्रवणता केवल PQ के द्वारा, क्योंकि प्रोटॉन को पंप कौन करता है? ये PQ तो पंप करता है। सक्रिय परिवहन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से आती है। बात को समझे? और फिर आप जानते हो, इसलिए केवल क्या होता है? ATP संश्लेषण।
एटीपी संश्लेषण, है ना। और बताया जाता है कि एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये सब लिख लेना भाई, 2 एटीपी का निर्माण, बस। तो ये आपका हो गया बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सही, परफेक्टली सब कुछ आपको मैंने इसके अंदर बता दिया। यस बेटा। और अब अपन जो स्टार्ट करेंगे तो वो आप समझ सकते हैं भाई, सीधी सी बात यहाँ मैंने बताई कि स्ट्रोमा लेमिली में होगा, ओनली पीएस फर्स्ट ही फंक्शनल होगा, पीएस फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, है ना। एब्सेंट होगा, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट है, तो इलेक्ट्रॉन केवल साइक्लिक यानी चक्रीय प्रवाह करेगा, और इलेक्ट्रॉन के चक्रीय प्रवाह से केवल एटीपी बनेगी, क्योंकि पीक्यू प्रोटॉन प्रवणता बना देगा। तो फिर आप इसको कहोगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सब चीजें मैंने 2-2, 3-3 बार रिपीट करके आपको एक एक लाइन बता दी है, बोलो है कि नहीं है। यस, तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे बताओ अभी? नॉन साइक्लिक के बारे में। हाँ तो ध्यान दीजिए बेटा, अब आपका है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण कैसे संपन्न होता है मैं आपको बता दूं बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसे कहें कि देखो, जब 2 फोटो सिस्टम, है ना बेटा, 2 फोटो सिस्टम, जो कि आप जानते हो कि पहले क्रम में पीएस सेकंड और फिर पीएस फर्स्ट, तो जब 2 फोटो सिस्टम एक साथ कार्य करते हैं तो यह प्रक्रम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। यस बेटा, ये प्रक्रम क्या कहलाता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यस बेटा। और आप जानते हैं बेटा कि ये दोनों फोटो सिस्टम ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ईटीसी के द्वारा जुड़े होते हैं। है ना, यानी बोथ फोटो सिस्टम कनेक्टेड थ्रू ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अभी बता देंगे आपको। अच्छा सुने, ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसकी साइट स्थल क्या है बेटा? एक एक बात आप, तो स्थल आपके इसकी हैं ग्रेना लेमिली, ग्रेना थैलेकोइड या ग्रेना लेमिली। ये भी क्यों? क्योंकि ग्रेना लेमिली में ही पीएस सेकंड भी है और वहां एनएडीपी रिडक्टेज है। स्ट्रोमा लेमिली के अंदर पीएस सेकंड भी नहीं है और एनएडीपी रिडक्टेज नहीं है। मेन तो बात को समझ रहे हैं? इसलिए आप समझ सकते हैं कि साइक्लिक ज्यादातर स्ट्रोमा लेमिली में चलता है, लेकिन कभी कभी पॉसिबिलिटी है कि वो ग्रेना लेमिली पे भी संभव हो सकता है, लेकिन नॉन साइक्लिक केवल और केवल ग्रेना लेमिली पे ही चलेगा, स्ट्रोमा लेमिली में कभी भी संपन्न नहीं होगा। बात को समझ रहे हैं? तो साइट आपकी क्या होगी? ग्रेना लेमिली। अब देखिए बेटा, वही बात कि पहले हम आपको ऐसे एक आरेख बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। तो आप समझ रहे हो कि पहले आप समझो नॉन साइक्लिक जो जेड स्कीम की अपन बात करते हैं कि भी इसमें रिएक्शन सेंटर पहले क्रम में जो फोटो सिस्टम काम करता है, फोटो सिस्टम सेकंड, उसके रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो चक्रण करता है, पुनः वापस नहीं लौटता है, जबकि अन्य फोटो सिस्टम के अभिक्रिया के अंदर मिलकर फिर अन्य ग्राही के पास, प्रथम ग्रह से अन्य ग्राही के पास पहुंच जाता है। बात को समझे? तो इस दौरान जल का प्रकाशीय अपठन भी होगा और कई कारण होंगे प्रोटॉन प्रवणता बढ़ने के, है ना। प्रोटॉन प्रवणता बनने के कई कारण होंगे और एटीपी और एनएडीपी तो दोनों बनेंगे। खैर वो थ्योरी अपन सारी आगे और लिख लेंगे, है ना। मैं बार बार आपको 2-3 बार मैं बोल देता हूँ, समझा दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले अपन एक आरेख बना लेते हैं। तो एक बार के लिए बेटा वही आरेख, यानी अपन वही जो आपकी ग्रेना लेमिली है यानी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में बना देता हूँ मैं, ताकि आप समझ जाएं कि प्रोटॉन प्रवणता कारण बनने के कारण कितने हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पूरी बात, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपके सामने बनाता हूँ वहाँ पर वही, यानी जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है यानी ग्रेना लेमिली। तो देखिएगा बेटा कि ये आपने वहाँ पर आप ऐसे आप बना दोगे, वहाँ पर क्या मेम्ब्रेन, सॉरी है ना बेटा,
तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे आपने क्या बना दी बेटा, वहां पर मेम्ब्रेन बना दी, क्योंकि सब कुछ आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन में ही संपन्न होता है। ये लो जी, तो ये आपने क्या बना दी बेटा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यस, और आप जानते हैं कि वही मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर और जो भी इस प्रोटीन होंगे इसके। यस बेटा, तो ये देखो आप जानते हैं बेटा कि जो मैं आपको बता दूं कि भाई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, TM, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। अच्छा, वही बात, एक साइड आप क्या दे दोगे, एक साइड आप बता दोगे क्या, स्ट्रोमा, बाहर की ओर स्ट्रोमा, और एक साइड आप क्या बता दोगे, लुमेन, अवकाशी का। बेटा ध्यान लगाना इसके अंदर, यस, अवकाशी का, समझ रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं इसके अंदर आपको देखो, सबसे पहले आपने क्या कहा था कि भाई इसमें दो फोटो सिस्टम एक साथ कार्य करेंगे। तो पहले क्रम में क्या होगा, PS सेकंड, आपने वहां PS सेकंड की स्थिति बताई थी ग्रेनल एमिली पे ओनली, और वो भी दबी हुई सतह पे, और वो भी किस फेस की ओर, लुमिनल फेस की ओर। किस फेस की ओर बताई थी आपने बेटा, लुमिनल फेस की ओर। तो ये लीजिए बेटा, आ जाओ एक एक बात पे आओ यार। तो ये लीजिएगा बेटा, वहां अगर आप देंगे, वहां पर आप देंगे PS सेकंड, तो देखिएगा कि ये PS सेकंड यहां दे देते हैं अपन, ये लो, तो ये आपका हो गया बेटा PS सेकंड, PS सेकंड, सही। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि PS सेकंड, तो जो फोटो सिस्टम सेकंड है तो उसका रिएक्शन सेंटर और जो भी LSC है, लाइट हार्वेस्टिंग, तो आप जानते हैं कि यहाँ से अपन लाइट की बात कर लेते हैं, सही। नॉर्मल वे में आपको मैं दर्शाता हूँ, बाकी आपको वहाँ बताया हुआ है। अब देखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना इसके अंदर। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो PS सेकंड से इमिट होगा, तो तुम जानते हो नॉन साइक्लिक यानी फर्तम ग्राही कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फर्तम ग्राही वहाँ पर होता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन एक रंगहीन है, और जानते हो इस नॉन साइक्लिक के दौरान फर्तम ग्राही क्वेश्चन आ जाए तो फियोफाइटिन। और जानते हो क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम हटाकर दो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएं तो रंगहीन पदार्थ आपका बनता है वो फियोफाइटिन है। यस, ये लो जी, फियोफाइटिन की बात हो गई। तो फर्तम ग्राही आपका आ गया फियोफाइटिन। अब आप समझ सकते हैं कि फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा, है ना बेटा, तो वही PQ, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन तो आप जानते हैं एक H कैरियर है ना, और वो तो इलेक्ट्रॉन को तब लेगा जब प्रोटॉन लेगा कहाँ से, स्ट्रोमा से। तो ये क्या लेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन, और वो चेंज तो तुम समझते हो ना कि PQ तब इलेक्ट्रॉन को मोबाइल कैरियर तब करेगा जब PQ के ऊपर क्या आएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन जैसे आएगा तो ये आप जानते हैं कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PQH में, और जैसे ही अगले को इलेक्ट्रॉन देगा तो वापस किस में हो जाएगा, PQ में। बात को समझे, क्योंकि अगला जो है वो केवल इलेक्ट्रॉन ले सकता है, प्रोटॉन नहीं। खैर वो तो आपको चेंज अच्छे से आप नोट कर लेना, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस बेटा, अब आप जानते हैं कि फिर यहाँ पर PQ, तो PQ की बात हो गई। फिर आप जानते हैं बेटा कि यहाँ आपका होता है, ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ जैसे मान लो कि आपका होता है साइटोक्रोम, वही B6F कॉम्प्लेक्स, तो साइटोक्रोम B6, और जैसे हम लोग बात कर ले अपन साइटोक्रोम F, सही। तो अब देखिए बेटा कि यहाँ इस PQ से इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ से प्रोटॉन आ गया, तो यहाँ से PQ से जैसे इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, F पे जा रहा है, तो जो प्रोटॉन था, जो प्रोटॉन आया था, आप समझ रहे हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा किसमें, लुमेन में। ये लो जी, लुमेन में चला गया, यस, है ना बेटा। और अब तुम जानते हो कि इससे आपका किस पे जाएगा, PC, प्लास्टोसाइनिन। अब देखो वहां जब PC वहां तो क्या कर रहा था कि वापस रिएक्शन सेंटर को दे रहा था, क्योंकि NADP रिडक्टेज था ही नहीं, और ना ही वहां दूसरा कोई फोटो सिस्टम था। बात को समझे। अब यहाँ पर PC क्या करता है, कनेक्ट करता है सेकंड को फर्स्ट से, और PC आप जानते हो प्लास्टोसाइनिन एक ताम्र युक्त क्रोमोप्रोटीन है, यानी कॉपर युक्त प्लास्टोसाइनिन।
यस बेटा। तो आपके पास में प्लास्टोसाइनिन की बात आ गई। अब ये प्लास्टोसाइनिन किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस सेकंड को न देकर आप जानते हैं कि यहाँ आपका जो रिएक्शन सेंटर फर्स्ट का पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है थोड़ा स्ट्रोमा फेस की ओर, तो ये आप जानते हो कि पीएस फर्स्ट। और ये भी तुम जानते हो बेटा कि जो भी इसमें भी जो लाइट आएगी, जो आप जानते हैं कि एंटेना आपके होते हैं तो वो ऊर्जा तो आएगी। यस। अब इसके रिएक्शन सेंटर से आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो वही प्रथम ग्राही कौन है, प्रथम ग्राही यहाँ पर कौन है, यहाँ पे प्रथम ग्राही है एफआरएस फेराडक्शन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन FeS, समझ रहे हो। और एफआरएस से आप जानते हैं कि किस पे जाएगा, फेराडक्सिन पे, सही। और इस रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो अपने आप में एक तो साइक्लिक तो होता ही होता है, लेकिन जो पीएस सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन मिल गया, पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन मिला वो जानते हो एफआरएस, और फिर आपका किस पे, फेराडक्सिन पे। और फेराडक्सिन पे तो आप जानते हैं यहाँ ये ग्रेना लेमिली होती है ना, ग्रेना लेमिली, तो ग्रेना लेमिली में क्या विशेषता होती है, बहुत अच्छी विशेषता बता रहा हूँ, सुनना है ना। ग्रेना लेमिली में क्या विशेषता होती है कि यहाँ एक स्पेसिफिक जो NADP रिडक्टेज चिपका होता है इधर स्ट्रोमा फेस की ओर। तो यहाँ देखो बेटा कि ये चिपका होता है NADP रिडक्टेज। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये NADP ये लो जी, है ना। तो आप क्या कहेंगे बेटा इसको कि ये कौन सा एंजाइम है यहाँ पे जो चिपका है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP रिडक्टेज एंजाइम, सही। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये देखो ये फेराडक्सिन से इलेक्ट्रॉन इस पे जाते हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और जो अपने आप में ये साइक्लिक हो रहा है, तो अपने आप में साइक्लिक होने के लिए यहाँ पर आप जानते हैं कि वही साइटोक्रोम B6F आपका ही आगे वाला। लेकिन ये जो पीएस सेकंड का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको फेराडक्सिन से NADP रिडक्टेज पे आ जाएंगे। NADP रिडक्टेज पे आते ही तुम जानते हो अच्छे से कि यहाँ पर NADP जो प्लस है उसका रिडक्शन होगा, तो NADP पर यहाँ इस पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप जानते हैं NADP प्लस, और यहाँ स्ट्रोमा से प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे। यस बेटा। तो ये आपका बन जाएगा NADPH प्लस H प्लस, तो बन गया ना NADPH2। बोलो बोलो। तो आप जानते हैं कि फाइनल इलेक्ट्रॉन किस पर गया, NADP पर। बात को समझ रहे हैं। यस। और इस दौरान आप जानते हो कि स्ट्रोमा से ही प्रोटॉन यूज हुआ, और देखो ये प्रोटॉन यहाँ पे आ गया। अब दिमाग लगाना तुम कि देखो इसमें क्या होता है कि भी अभी एक क्रम और बताऊंगा कि पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला और घूम फिर के आप जानते हैं कि ETC से होता हुआ पीएस फर्स्ट को मिला, फिर वहां से आप जानते हैं कि फाइनली किस पे चला गया, NADP पे चला गया। NADP रिडक्टेज NADP को मिल गया, किसको मिल गया, NADP को। और आप जानते हैं कि NADP का चेन हो गया तो NADPH2 बन गया। बात को समझे। अब यहाँ तो भी फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, तो तुम जानते हो यहाँ अब आप समझ सकते हो कि यहाँ आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी अब यहाँ पर आपका OEC ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब WSE वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जो जल का प्रकाशिका गठन का संकुल है वो बन जाएगा, है ना। और यहाँ आप जानते हैं कि जल का प्रकाशिका गठन होगा, तो एक बार तो मैं एक मॉलिक्यूल से बताता हूँ, फिर तो आप जानते हो पूरा बैलेंस रिएक्शन अपन लिख लेंगे आगे। तो आप जानते हैं कि जब जल का प्रकाशिका गठन होगा तो एक तो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो किसको मिल जाएंगे, पीएस सेकंड को, है ना। और एक आप जानते हैं कि प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, लुमेन में। प्रोटॉन कहाँ जाएंगे बेटा, लुमेन में। यस। और एक आप जानते हैं कि O2, है ना, वो बैलेंस में बता दूंगा, O2 वैसे नवजात मतलब वही आपका निकलता है, लेकिन O2। यस। तो ये आपका प्रोटॉन। ऐसे आप जानते हो कि लुमेन में देखो यहाँ प्रोटॉन पूर्णता बनने का कारण क्या है कि एक तो इसके जल का प्रकाशिका गठन हो गया, एक PQ ने पंप कर दिया, सही, और एक यहाँ स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन थे NADP पर जैसे इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ यूज हो गए, रिडक्शन के अंदर यूज हो गए। तो इधर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इधर प्रोटॉन क्या हो गए, कम। लुमेन में प्रोटॉन ज्यादा, इधर प्रोटॉन क्या हो गए, कम। तो मैंने मेम्ब्रेन में बता दिया नहीं आपको। तो देखिए बेटा इसमें क्रम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसमें देखो जल का प्रकाशिका गठन होता है तो जल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पीएस सेकंड पे, पीएस सेकंड से आप जानते हैं कि ये ETC में होते हुए
किस पे जाते हैं, पीएस फर्स्ट पे, फिर पीएस फर्स्ट से किस पे जाते हैं, एनएडीपी पे, एनएडीपी पे। ऐसे ही तो हो रहा है ना, बात को समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं बेटा, फिर ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अनुसार जब अरेंज होते हैं तो जेड स्कीम बन जाती है, भी बताऊंगा भी मैं आपको जेड स्कीम। सही। तो आप जानते हैं बेटा कि जैसे ही प्रोटॉन प्रवणता बन गई तो फिर आप जानते हैं कि वही अभी आगे एक धारणा बताएंगे केमियोस्मोसिस, यानी एटीपी संश्लेषण प्रोटॉन प्रवणता से। तो ये लो वही एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज तो बेटा आप जानते हैं कि यहाँ पर F0, यहाँ पर क्या F0, यहाँ पर क्या F1, है ना, वो बता रखा मैंने आपको कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है प्रोटॉन चैनल। तो ये देखो प्रोटॉन को लेके जाएगा, ये लो। तो पहले तो ये पंप हुए पीक्यू के द्वारा, तो पंप हुए तो सक्रिय परिवहन की जैसे इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा यूज हुई है। और फिर आप जानते हो देखो सुसाध्य विसरण, तो वही मैं जो पहले बता चुका हूँ। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये गए प्रोटॉन, यस, और प्रोटॉन गए तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर एडीपी और आईपी इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट, तो क्या एटीपी, तो ये लो फॉस्फोराइलेशन। लेकिन आप जानते हो नॉन साइक्लिक हुआ, क्या हुआ, नॉन साइक्लिक। बात को समझ रहे हैं या नहीं, बोलो बोलो। तो कितना मस्त हुआ ना, अरे बोलो बेटा। अभी तो आराम से, अभी तो मैं आपको वैसे और बनाऊंगा डायग्राम, फिर वैसे डायग्राम बनाकर मैं आपको जल का प्रकाशिक गठन कैसे होता है, उसकी संतुलित अभिक्रियाएं कैसे होती है वो भी समझाऊंगा। बात को समझे। अभी तो आपको आराम से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बताई है, यस बेटा, क्लियर। तो अब आप देखिएगा मैं आपको आगे सेकंड आपका डायग्राम बना देता हूं और फिर इसके संबंधित जो भी थ्योरी है वो भी आपके सामने लिख देते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये पूरा राइट डाउन हो गया ना, यस। हाँ तो देखिए बेटा, अब आपको जो मैं ऐसे आरेख बना देता हूँ, जो जैसे मॉड्यूल या सीट में आपका होता है आराम से, वो से सारा सब कुछ मेम्ब्रेन में ही होता है बेटा, यस बेटा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन कहते हैं बेटा कि देखो द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो संपूर्ण जो स्कीम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, आप जानते हैं स्टार्ट कहाँ से होती है, जल का प्रकाशिक गठन होता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड से स्टार्ट होती है, अपहिल टू द फर्स्ट एक्सेप्टर, तो पहले ग्राही के पास जाएगी, फिर ईटीसी के थ्रू डाउन हिल, और फिर आप जानते हैं कि पीएस फर्स्ट को मिलेगी, फिर वहाँ से एक्साइटेशन होगा तो प्रथम ग्राही, और फिर वहाँ से अन्य पे एनएडीपी पे, फिर डाउन हिल आपकी होगी। तो देखना पहले आपकी होगी अपहिल, फिर डाउन हिल, फिर वापस अपहिल, फिर आपका डाउन हिल, तो जेड स्कीम, क्या बेटा, जेड स्कीम। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ये जैसे पीएस सेकंड का जैसे बेटा कि ये आपका रिएक्शन सेंटर है, तो पीएस सेकंड का जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680, क्योंकि आप समझ सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये 780 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लाइट पे सबसे ऑप्टिमम वर्क करता है। तो आप जानते हैं कि आपका होता है P480, यस। और बेटा आप जानते हैं कि जैसे ये LSC जो पूरा है, यानी ये तो रिएक्शन सेंटर हो गया ना, तो LSC भी तो होता है, यस। तो ये आप जानते हैं कि LSC, और ये तो फिक्स वेवलेंथ को लेगा, बाकी डिफरेंट वेवलेंथ को लेकर ये फोटोन से आप जानते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर, इंडक्टिव ट्रांसफर, यस, ऐसे कर देगा। तो ये आपका क्या है बेटा, पीएस सेकंड, क्या है बताओ, पीएस सेकंड, क्लियर। अब यहाँ से बता देते हैं वैसे, चाहे इलेक्ट्रॉन से घबराना मत, 2 इलेक्ट्रॉन बताए, 1 बताए, वहाँ मैंने 1 की बात की या 2, या आप जानते हैं प्रत्येक फोटो सिस्टम से 4 इलेक्ट्रॉन की वैसे उत्तेजना होती है, लेकिन एक बार में मूवमेंट वो एक बार ही होती है। जैसे पीक्यू एक बार में एक ही प्रोटॉन को पंप कर सकता है, लेकिन अपन PQS2 बता देते हैं ना, तो वो ऐसे आरेख में बता देते हैं, वो 2 टाइम चलता है वैसे, यस। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो फोटो सिस्टम सेकेंड से यहाँ से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, लाइट ये लो, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो आप जानते हैं बेटा कि प्रथम ग्राही के पास जाएगा। बताओ इसका प्रथम ग्राही कौन है, फियोफाइटिन, बताओ प्रथम ग्राही कौन है, फियोफाइटिन। चलो अपन एक बार 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, वो तो कोई बात नहीं इसमें, है ना। तो ये लो जी, तो किस पे गया, फियोफाइटिन। अच्छा, ये आप जानते हैं कि यहाँ एक्साइटेशन होगा लाइट से, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होगा तो हाई रिडक्स पोटेंशियल होगा, है ना, हाई रिडक्स पोटेंशियल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है, लो
रिडक्शन रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, लो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये देखो फर्तमग्राही किसके पास गया, ये फर्तमग्राही फियोफाइटिन के पास गया, सॉरी यस फियोफाइटिन हो गया बेटा, फियोफाइटिन। क्लियर? तो ये आपकी क्या है कि भाई लाइट से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन गया तो ये अफिल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? अफिल। यस अफिल हो गया। अब आप जानते हो बेटा कि देखो फियोफाइटिन के पास गया इलेक्ट्रॉन, सही। अब आप जानते हो बेटा कि देखो कि फर्तमग्राही ये फियोफाइटिन, अब फियोफाइटिन से तुम्हें पता है कि यहाँ पे आपको बता रखा है सीधा यानी PQ, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन बता दिया आपको। अब प्लास्टोक्विनोन बता दिया तो तुम्हें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लास्टोक्विनोन तब एक्सेप्ट करेगा जब स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन लेगा। कहाँ से लेगा? स्ट्रोमा से, और देगा किसको? लुमेन को दे देगा 2 प्रोटॉन लुमेन में, है ना। और वो मैंने आपको बताया था कि जैसे PQ तो ये तो H2 कैरियर है, तो जैसे मान लो कि जैसे प्रोटॉन आएंगे तो PQ H2, और जैसे इससे अगले पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वापस किस पे? PQ पे, सही। तो आप जानते हैं कि स्ट्रोमा से वो लुमेन के अंदर आपका 2 प्रोटॉन को मूव करा देगा। यस बेटा। तो फिर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन आगे जाते ही तो इलेक्ट्रॉन ये गया, इलेक्ट्रॉन ये गए तो साइटोक्रोम जो B6 है, साइटोक्रोम क्या है बेटा? B6। यस, ये अपन कह देंगे साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F। और साइटोक्रोम B6F से किस पे गया? PC, प्लास्टोसाइनिन। तो देखो बेटा कि ये अपफिल हुई, यानी फोटोसिस्टम सेकंड से रिएक्शन सेंटर से लिंक रहा इलेक्ट्रॉन फर्तमग्राही पर, ये अपफिल। फिर ये आपका क्या है? ETC है। ये पूरा आपका क्या है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ETC मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यानी बेटा ETC। तो इस ETC में क्या हुआ? डाउन हिल। क्या हुआ बेटा? डाउन हिल। यस। और अब ये जो PC है, ये PC वापस रिएक्शन सेंटर को नहीं देगा, आपको पता होना चाहिए। ये PC आप जानते हैं बेटा कि देखो यहाँ पे ये PC और ये जो प्लास्टोसाइनिन ये कनेक्ट करेगा अब फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड को, ताम्रयुक्त प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन आप जानते हैं कि ये गया यहाँ पर आपका है PS फर्स्ट, तो ये PS फर्स्ट आप जानते हो P700 है ना। और आप जानते हैं कि ये जो एंटेना मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो PS फर्स्ट हो गया पूरा। यस। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे तो वही उत्तेजित होगा लाइट से, एक्साइटेड होगा रिएक्शन सेंटर से, और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आप जानते हैं अपने फर्तमग्राही पे जाएगा। तो फर्तमग्राही क्या था? FRS, तो उसको आपने क्या कहा था? FES। यस बेटा। आयरन सल्फर प्रोटीन जो आपका होगा FES। बोलो। तो ये मूवमेंट वापस क्या होगी? देखो ये मूवमेंट आपकी होगी अपहिल। क्या होगी बेटा? अपहिल हो गई, अपहिल हो गई, अपहिल मूवमेंट। यस। और ये आपकी डाउन हिल है। यस। अब आप जानते हैं कि FRS से ये अपने अन्य ग्राही यानी फेराडॉक्सिन, तो अन्य ग्राही किस पे जाएगा? फेराडॉक्सिन पे। यस बेटा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि फेराडॉक्सिन। क्लियर? और तुम्हें पता है कि अब फेराडॉक्सिन किसको दे देगा इसको फाइनली? NADP को। यस। तो अब आप जानते हैं कि ये फेराडॉक्सिन, तो यहाँ पे आप जानते हो कि कौन सा एंजाइम आपका होता है? NADP रिडक्टेज। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेंगे तो यहाँ पे जो आपका एंजाइम है, सॉरी NADP रिडक्टेज, और NADP रिडक्टेज जो एंजाइम है आप जानते हो उसकी प्रेजेंस में ये NADP प्लस, इस NADP प्लस जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आए तो साथ में क्या जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन भी जुड़ेंगे। यस बेटा, 2 प्रोटॉन भी जुड़ेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? है ना, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। ये लो जी। तो ये आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा? ये जो आपकी प्रोसेस है ये आपकी हो जाएगी डाउन हिल। क्या हो जाएगी बताओ? डाउन हिल। बात को समझ रहे हैं? तो ये आपकी जो प्रोसेस है बेटा ये आपकी क्या हो गई? डाउन हिल होगी। तो NADPH2 का निर्माण हो गया। बोलो बोलो। यस। तो देखो अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल। तो कैसी स्कीम हो गई? जेड स्कीम। क्या हो गई बेटा? जेड स्कीम। बात को समझ रहे हैं या ना? तो देखो इसमें अपन क्या कहते हैं बेटा, बार बार वही बात कर रहा हूं कि जो कंप्लीट आपको ये जो स्कीम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, तो देखिएगा मैं इसमें क्या बात करता हूं
कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग फ्रॉम PS सेकंड से स्टार्ट होता है, PS सेकंड से स्टार्ट हुआ, PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो आप जानते हैं कि अपहिल टू फर्स्ट एक्सेप्टर, ये प्रथम ग्राही हो गया, है ना, पहले एक्सेप्टर पे चला गया और अपहिल मूवमेंट हुई, एक्साइड अपहिल टू फर्स्ट एक्सेप्टर, है ना बेटा। फिर आप जानते हैं कि डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फिर डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, तो कहाँ पर आ गया, PS फर्स्ट पे, PS फर्स्ट को मिल गया, यस। फिर PS का अपने प्रथम ग्राही, तो अपहिल हो गया, और फिर आप जानते हो कि प्रथम ग्राही से अन्य ग्राही पैराडॉक्सिन, और फिर NADP रिडक्टेज, इन NADP को मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो NADP और 2 हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि NADPH प्लस H+, ये रिडक्शन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, डाउन हिल, ऐसा ही हुआ। अब सुनो कि रिएक्शन सेंटर से निकला इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको मिल गया, NADP को, लेकिन अब कोई रिएक्शन सेंटर कहाँ से लाएगा बार बार इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो जाते रहेंगे, तो फिर यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आप जानते हैं कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ पर क्या बनता है बेटा, एंटेना पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो बेटा देखो कि ये PS सेकंड है, ये PS सेकंड है, और आप जानते हैं, चाहे आप यहाँ बना दीजिए वो तो, कि यहाँ पर आपका बनता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, WSC, यस, या OEC, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो जल का क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है ना। तो आप जानते हैं कि ये जो जल है, ये H2O, तो ये किस किस में टूटता है, ऐसे सीधा ऐसे तो बता दो आप चाहे, 2H+, हाफ O2, है ना, या फिर आप जानते हो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और वो जानते हो नवजात ऑक्सीजन है, यस बेटा। तो वो तो आप जानते हैं कि अभी पूरी प्रोसेस अपन बताएंगे जल के प्रकाशिक अपघटन की। तो फाइनली देखो, जल से वाटर से PS सेकंड से प्रथम ग्राही, और फिर प्रथम ग्राही से PS फर्स्ट से आप जानते हैं कि फाइनली NADP, किसको, NADP को। तो ये आपकी क्या होगी, जेड स्कीम होगी, क्या होगी, जेड स्कीम। तो बेटा देखो इसके लिए अपन क्या लिखते हैं कि देखो इसके अंदर आप जानते हैं कि PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों आप जानते साथ साथ कार्य करते हैं, है ना। तो आप क्या लिखेंगे फिर, देखो इस प्रक्रम के लिए क्या क्या लिखते जाएंगे कि देखो भी इस प्रक्रम में 2 फोटो सिस्टम, ऐसे लिख दो आप, तो जो शुरू में लिखा था आपने वही वापस से, 2 फोटो सिस्टम, यानी PS सेकंड PS फर्स्ट साथ साथ कार्य करते हैं, यस बेटा। फिर अगला पॉइंट क्या लिख दोगे, पहले क्रम में PS सेकंड तथा दूसरे क्रम में PS फर्स्ट कार्य करता है, यस बेटा। ये सारी विशेषताएं, आप सारी विशेषताएं यहाँ पर अपन लिख देंगे कि पहले क्रम में PS सेकंड, दूसरे क्रम में कौन काम करता है, PS फर्स्ट। तो यह जेड स्कीम को प्रदर्शित करते हैं, यह जेड स्कीम को प्रदर्शित करते हैं, जेड स्कीम को, सही। और आपको सारी चीज़ इसमें नजर आ रही है बेटा कि जेड स्कीम को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आप जानते हो कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, थियोफाइटिन, रिएक्शन सेंटर से निकले इलेक्ट्रॉन का प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन, यस। अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही NADP प्लस, फिर उसका 100% रिडक्शन संभव है, ये लो NADP प्लस अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही। बात को समझ रहे हैं। और आप जानते हैं बेटा कि जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए जिम्मेदार है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है भाई, यस। तो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए जिम्मेदार है ना। और इसलिए होता है कि PS सेकंड पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं आए तो उसकी पूर्ति के लिए जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। तो आप जानते हो जल से, जो मैंने आपको अच्छे से बताया था ऐसे अलग अलग कि हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, और फिर आप जानते हो कि हाफ O2, तो इलेक्ट्रॉन किसको मिलते हैं, इसको। तो देखो जल से PS सेकंड पे, PS सेकंड से फर्स्ट पे, फर्स्ट से फाइनली आपके किस पे, NADP पे। तो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए जिम्मेदार होता है। सारी लाइनें आपने बहुत अच्छे से आपने लिखी, है ना। और आप जानते हैं कि रिएक्शन सेंटर, बहुत अच्छी बात कि रिएक्शन सेंटर
जो P680 से विमुक्त इलेक्ट्रॉन पुनः रिएक्शन सेंटर पर नहीं लौटता है, पुनः रिएक्शन सेंटर पे नहीं लौटता है। कहीं लौटा है क्या वापस रिएक्शन सेंटर पे? सही है ना। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें इससे आपसे रिलेटेड लिखी है ना बेटा। और जानते हो कि इसके दौरान एटीपी, आपको बताया था मैंने, एक एटीपी 2 NADPH2 है ना, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बताएंगे ना, इसलिए आप जानते हैं कि इसके दौरान एटीपी तथा NADPH2 जो इंटरमीडिएट केमिकल्स होते हैं, मध्यवर्ती केमिकल या स्वांगीकारी शक्तियां होती है जो अप्रकाशीय अभिक्रिया में काम में आएगी, तो इसके दौरान एटीपी तथा NADPH2 दोनों का निर्माण होता है, और वहां केवल एटीपी का हुआ था। आप जानते हो ओनली एंड ओनली कहां संपन्न होता है? ग्रेना लेमिली पर ही संपन्न होता है ना। क्यों भाई? बार बार बता रहा हूं, कारण अपने आप बता देना कि स्ट्रोमा लेमिली में NADP रिडक्टेज और PS सेकंड होता ही नहीं है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि ग्रेना लेमिली में होता है, समझ रहे हो। तो ये आप जानते हैं कि कारण आप बता देना कि स्ट्रोमा लेमिली, रीजन उसका यहां दे देना कि स्ट्रोमा लेमिली पर NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। और पूरी प्रोसेस मैंने बता दिया बेटा कि निकला इलेक्ट्रॉन अप हिल, ETC में डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल। यस, सारी आपको प्रोसेस मैंने बता दी, और आपकी जेड स्किन। यस बेटा, बोलो यस। अब देखो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है। यस बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिए कि जल का प्रकाशिक अपघटन की समीकरण बता देता हूं, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, फिर अपन एटीपी निर्माण के लिए जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वहां पर दे रखी है वो अपन बता देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, हाँ तो देखिए बेटा, वाटर स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन। तो आप समझ रहे हैं कि साइट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की भीतरी सतह, लुमेन वाली सतह। अच्छा, तुम ऐसे मत समझ लेना कि भाई वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है तो ये प्रकाश पर सीधे रूप से निर्भर होता होगा, ऐसा नहीं है, है ना। अपन यहाँ पर लिखेंगे कि बेटा ये आप जानते हैं कि इसमें प्रकाश का सीधे रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप में, सीधे रूप में उपयोग नहीं होता है। यस बेटा, यानी प्रकाश से तो जो P680 है, PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर P680, वहां से इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना होती है। बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं कि प्रकाश से तो P680 से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, यानी एक्साइटेड होता है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर प्रथम ग्राही पे जाता है और फिर आप जानते हैं कि ETC के थ्रू PS फर्स्ट और अंततः NADP पे जाता है, तो फिर उसको उस जो P680 है एक्टिवेटेड, उसको जल की मांग उठती है। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि P680 जो एक्साइटेड है, मैं आपको लिखूंगा एक्साइटेड। यस बेटा, तो वो क्या करता है, H2O से, जल से H2O से इलेक्ट्रॉन की मांग करता है, फिर H2O से इलेक्ट्रॉन की मांग करता है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की मांग करता है H2O से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि भाई ये जो वाटर स्प्लिटिंग होती है, जल का प्रकाशिक अपघटन, ये OEC, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में होता है। सही बेटा, आप जानते हैं कि जो OEC है, OEC वो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। यस बेटा, फिर नेक्स्ट आप देखिएगा कि OEC के 3 आवश्यक जो आयन होते हैं, उसकी संरचना 3 आवश्यक आप जानते हैं कि है, कार्य करने के लिए 3 आयन की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए 3 आयन की आवश्यकता, 3 आयन
की आवश्यकता होती है। यस बेटा, ध्यान से सुनना, क्लियर। और बेटा आप समझ रहे हैं कि 3 आयन की आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए, और वो आपके होते हैं कौन कौन से, यानी मैग्नीज आपके होते हैं, क्लोराइड आयन आपका होता है, कैल्शियम होता है। यस, और आप जानते हैं कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है OEC, यह P680 से जुड़ा होता है, P680 से जुड़ा होता है। यस बेटा, समझ रहे हो, क्लियर है ना। और फिर आप जानते हो P680 से ये जुड़ा होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी वही कहाँ, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन की भीतरी सतह है, लुमेन वाली सतह पे। सही। अब देखो बेटा, मैं एक ओवरऑल आपको रिएक्शन लिखता हूँ, है ना, सॉरी पूरा आपको बताता हूँ कि कैसे फोटोलाइसिस हुआ, है ना। तो पहले बैलेंस करने के लिए देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि 4H2O, 4 अणु आप लेते हैं 4H2O, तो आप ब्रेक कर लेंगे, यानी यहाँ पर आप जानते हैं कि OEC ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, और वही आप जानते हैं कि मैग्नीज, क्लोरीन और ये कैल्शियम, तो ये आप जानते हैं ब्रेक कर लेंगे 4OH प्लस और 4H प्लस और 4OH माइनस, ये तो आप जानते ही हैं, वहाँ चला जाएगा भाई NADP के निर्माण में। यस, 4OH माइनस, सॉरी यहाँ पर 4OH माइनस। सही, चाहे अपन एक एक लेकर तोड़ लो ऐसे, जैसे H2O, 2 क्वांटम एनर्जी तो H प्लस और OH माइनस, फिर तोड़ लो H2O तो H प्लस और OH माइनस, सॉरी अब ये तो चला जाएगा वहाँ NADP पे। यस, ये आपका OH माइनस, तो इससे आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन और H2O और हाफ O, है ना, हाफ O2, है ना। वैसे आप निकालो, लेकिन ये अपन ओवरऑल यहाँ लिख लेते हैं, तो एक ही बात है। अब देखो बेटा कि जो 4OH माइनस है, इससे मैं ऐसे बदल लूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4OH। सही, अब इसको देखो 4OH हो गया, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपकी होगी, है ना। अब देखो इसको मैं तुल्यांक देता हूँ ताकि बैलेंस आप कर सको, तो 4OH प्लस 2Z, तो ये क्या हो जाएगा 2ZOH का ट्वाइस, होल ट्वाइस। सही है ना। अब आप रिएक्शन लिखोगे 2ZOH होल ट्वाइस, तो आप क्या करोगे 2H2O, तो देखो 2H2 तो वापस बन गए ना, 2H2O प्लस 2Z प्लस, देखो बेटा यहाँ बनता क्या है, यहाँ बनता है 2O, ये नवजात ऑक्सीजन 2O ऐसे, है ना। लेकिन आप जानते हैं कि इसको बीटा कैरोटीन तुरंत ही, उस नेसेंट ऑक्सीजन को, नवजात ऑक्सीजन को जानते हो, बीटा कैरोटीन तुरंत ही इफोक्साइड प्रोसेस के द्वारा किसमें चेंज कर देता है, O2 में। तो ये O2 की विमुक्ति होगी ना, एक O2 की विमुक्ति। यस, तो ध्यान दीजिए 2H2 तो वापस बन गया, तो एक O2 की विमुक्ति में नेट कंजप्शन कितने का हुआ, 2H2O का, है ना। लेकिन उसको अपन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिख सकते, तो ओवरऑल लिख दिया मैंने, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ओवरऑल लिख दिया। अब ऐसे तो देखो जो NCERT ने दे रखी है वो अपन रिएक्शन लिखते हैं, है ना, और उससे अपन डायरेक्ट बातें कर लेते हैं। यस, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जैसे अपन, आपको पता है कि एक O2 की उत्पत्ति के लिए नेट कंजप्शन कितने का हुआ, 2H2O का। यस बेटा, तो अपन डायरेक्ट ऐसे ले दें क्वेश्चन कि 2H2O, और फिर अपन बात करें 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं O2। यस बेटा, अब देखो कि ये H2O कहाँ, ये लुमेन से आएगा, ये H2 लुमेन से, क्योंकि उसकी लुमेन सरफेस, थाइलेकोइड की जो अंदर की लुमेन की सरफेस है, वहीं तो आपका क्या है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स WSE, या अपन कहें OCE, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। 3 आयन की उपस्थिति में वो काम करेगा, है ना बेटा। जैसे अपन कहें कि 4Mn प्लस जो भी है, और 2 कैल्शियम जो भी आयन है, और फिर आप जानते हो आपका क्लोराइड आयन आपके पास में है, बोलो, तो ये आप समझ रहे हैं 2 क्लोराइड आपका आयन है। यस बेटा, तो ये आपका ऐसे काम करेगा। यस, अब जानते हो तो लुमेन से आया आपका। अब देखो कि ये जो 4H प्लस है, ये 4H प्लस तो कहाँ भेज दिए जाएंगे, प्रोटॉन प्रवणता बढ़ाने के लिए, तो ये तो कहाँ, लुमेन में संचित हो जाएंगे। किसमें संचित हो जाएंगे, लुमेन में। ये तो लुमेन में संचित, ये लो जी बेटा, लुमेन में संचित हो गए।
यस, ये देखो कहाँ गए, ईटीसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, है ना। यानी आप जानते हो कि दो दो इलेक्ट्रॉन बताएंगे ना, तो आप जानते हैं कि फटाफट किस में चले गए, पीएस सेकंड से अपने आप ही, है ना, पीएस सेकंड को मिल गई ईटीसी में। और ये डायरेक्ट आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो गई, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या होगी, एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज। तो ये तो डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाती है। तो वैसे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, एटीपी, NADPS2 और O2, लेकिन O2 तो डिफ्यूज हो जाती है। और फाइनल आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, फॉस्फोराइलेशन से ATP, और यहाँ पे आपका बन जाते हैं फिर क्या, NADPS2। अच्छा, जो नॉन साइक्लिक होगा उसके अंदर एक ATP, दो NADPS2 बनते हैं नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में तो केवल दो ATP बनती है प्रत्यक्ष। बोलो बेटा, समझे। तो ऐसे आपका वाटर स्प्लिटिंग आपका होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। बात को समझ रहे हैं आप, क्लियर है। तो ये आपको मैंने बता दिया जल का प्रकाशीय अपघटन किस रूप में होता है, मैंने ओवरऑल आपको पूरी समीकरण भी बता दी। यस, और ये आप जानते हो जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये P680 को मिल जाएंगे। क्लियर है, बोलो बोलो। अब आपके सामने एक चीज आई कि भाई देखो, आपको मैं लिखूं कि भी एक O2 प्रोडक्शन के लिए नेट कंजप्शन कितने का हुआ, नेट कंजप्शन कितने का, 2 का हुआ। लेकिन ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखनी पड़ती है ना। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे लिख देंगे कि भाई एक O2 प्रोडक्शन के लिए, एक O2 प्रोडक्शन के लिए नेट कंजप्शन, तो नेट कंजप्शन कितने का हुआ बेटा, 2s2 होगा, क्योंकि 2s2 तो वापस बन गए ना, ये देखो, तभी तो वहां 12s2 लेते हैं, क्योंकि 2 NADPS2 भी बनाने पड़ते हैं आपको। और जब 6 बार चलेगा आपका केल्विन साइकिल शर्करा बनाने के लिए, तो एक CO2 के रिडक्शन में 2 NADPS2 प्रयुक्त होंगे, तो फिर आपको 12s2 लेने पड़ते हैं। यस, तो एक O2 प्रोडक्शन के लिए नेट कंजप्शन कितने S2 का होगा, 2s2 होगा। यस, और भी कई बातें लिख सकते हैं कि एक O2 प्रोडक्शन के लिए दोनों फोटो सिस्टम से 4-4 इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है, फिर तो कि 2s2 का नेट कंजप्शन होता है तो 4-4 इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन होता है। बात को समझिए, वो तो एक बार में एक की बताते हैं, वरना वैसे अपन ले लेते हैं, इसलिए उन इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं घबराना। यस, तो ये सारी बात आपके सामने हो गई बेटा, क्लियर है। अब देखिएगा लास्ट अपन देखते हैं कि भी ATP निर्माण कैसे होता है और उसकी जो केमियोस्मोटिक थ्योरी है। यस, तो वो तो मैं खैर आपको सारी बता दी कि प्रोटॉन प्रोणता चाहिए, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन प्रोणता, ये सब कुछ आपको मैंने समझा दिया। तो उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको और बता देता हूँ NCERT वाले के। फिर अपन जब ये पूरा हो गया आपका लाइट रिएक्शन और फाइनल प्रोडक्ट बन गए, लाइट रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट ATP, NADPS2 और O2, क्योंकि साइक्लिक में तो ओनली ATP बनती है, लेकिन नॉन साइक्लिक में ATP, NADPS2 दोनों और O2 डिफ्यूज हो जाती है वातावरण के अंदर। तो ये पूरी प्रोसेस ध्यान रखना बेटा, है ना। और इसके संबंधित बहुत क्वेश्चंस हैं, बात को समझ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में दोनों है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, बात को समझ रहे हैं ना। तो पूरे आप परफेक्ट तरीके से दोनों के प्रोडक्ट आप याद रखना, समझे। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस यानी अब रसोपरासनी परिकल्पना, जो शुरू में बताया था कि कोशिका के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में ATP संश्लेषण, कोई आप क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, वही बात। तो देखो इसको समझाया, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस रसोपरासनी परिकल्पना, जो पीटर मिशेल ने दी थी, पीटर मिशेल ने। तो उन्होंने वही बात कही कि यह परिकल्पना शोषण यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तथा प्रकाश संश्लेषण फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP संश्लेषण को स्पष्ट करता है। यस बेटा, अब ध्यान दीजिएगा कि ATP का संश्लेषण एक झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रोणता के कारण होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि रसोपरासनी परिकल्पना में रसोपरासन के लिए निम्न की आवश्यकता होती है, जो आप पढ़ चुके हैं। यस बेटा, झिल्ली का मेम्ब्रेन, उस झिल्लिका के अंदर विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहक होंगे, वहां से जैसे इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो कुछ आप जानते प्रोटॉन कैरियर आएंगे जो प्रोटॉन को पंप करेंगे, सक्रिय परिवहन, तो प्रोटॉन पंप। यस, और प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी आप जानते हैं प्रोटॉन की प्रोणता। अच्छा, ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, अब मैं इसके बाद में बात करूंगा कि बेटा ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, देखो कैसे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में स्थापित होती है और कैसे अपन बात करें बेटा कि ये क्लोरोप्लास्ट में स्थापित होती है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर मैं आपको बताऊं कि जो अभी अपन ने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, सही।
तो बेटा ध्यान दीजिएगा, देखो आपने जब वहां पर क्रेब्स शक्कर पढ़ा था और उसके बाद ईटीएस पढ़ी थी वहां पर सॉल्यूशन के अंदर, तो तुम्हें पता अच्छे से कि वहां किस किस के बीच प्रोटॉन प्रणता हुई थी। तो देखो वहां पर आपकी थी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, तो ये आपकी थी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, यानी आपने लिखा था IMM, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जब आप जानते हो इधर मैट्रिक्स साइड NADH FADH का ऑक्सीकरण हुआ था और विभिन्न वाहकों में वो गुजरे थे, तो तुम जानते हो प्रोटॉन किस साइड चले गए थे, जो आपका था PMS, तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी आउटर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, सही। तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर प्रोटॉन अधिक हो गए थे, प्रोटॉन अधिक हो गए थे, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गई थी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और किसके बीच, इधर अंदर की ओर जो आपका क्या है मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या है प्रोटॉन कम थे, सही। तो बेटा आप समझ रहे हैं कि यहां देखो प्रोटॉन प्रणता हो गई थी। तो फिर आप जानते हो वहां फिफ्थ कॉम्प्लेक्स आया था ATPase, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स ATPase F0 और F1, उसको चाहे ऐसे सिद्ध कर दो आप, तो ऐसे दर्शा दो, आया ना कि ये आपका ATPase F0 और F1, यस। तो यहां से प्रोटॉन गुजरे थे, यहां से प्रोटॉन गुजरे थे, है ना, यानी आप समझ रहे हो बेटा कि भी मतलब वापस PMS से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स की ओर, समझे। तो आप जानते हो ATP बनी थी बाद में, बनी थी ना। ऐसे अभी यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट में, तो देखो क्लोरोप्लास्ट में मैं आपको कहता हूँ कि भाई थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में क्या बेटा थाइलेकोइड। यहाँ अगर मैं आपको कहूँ कि भाई क्लोरोप्लास्ट, वापस लिख देता हूँ, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में, हरित लवक में आपने ध्यान दिया अभी कि बताओ किस किस के बीच, तो वहाँ देखो जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, यस बेटा। तो ये आपने वहाँ बताई ना, भी देखो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन वहाँ बता दी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, है ना बेटा। अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के बाहर की ओर तो क्या था स्ट्रोमा, है ना, लेकिन अंदर की ओर क्या थी लुमेन। लेकिन देखो यहाँ अंदर की ओर लुमेन, लुमेन में प्रोटॉन की सांद्रता ज्यादा हुई कि लुमेन में पंप किए गए और स्ट्रोमा में क्या हुई कम हुई, सही। तो फिर वो तुम जानते हो वही ATPase, क्या बेटा ATPase। तो आप समझ सकते हो कि जो ATPase था तो फिर वही प्रोटॉन वापस देखो ऐसे आए लुमेन से स्ट्रोमा में, लुमेन से स्ट्रोमा में, तो क्या बनी ATP बनी। अरे बोलो बोलो, तो ये आप समझ सकते हैं। तो देखो डिफरेंस क्या है, इसको आपने बोला ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्योंकि NADH2 FADH का ऑक्सीकरण हुआ, और उसको आपने बोला फोटोफोस्फोराइलेशन क्योंकि प्रोटॉन प्रणता यहाँ लाइट के कारण बनी। बात को समझ रहे हैं, और सारी बात मैंने समझा दी यार मेम्ब्रेन का डायग्राम बनाकर। अब देखो वहां पर आपको PS सेकंड को दर्शाते हुए थाइलेकोइड मेम्ब्रेन का डायग्राम और बना रखा है। तो वहां देखो कि वहां लुमेन में प्रोटॉन प्रणता बनने के 3 कारण बता रखे हैं आपको। तो पहले तो ये समझ लो तुम कि देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन और हरित लवक में आपका फोटोफोस्फोराइलेशन, इसमें डिफरेंस क्या है। देखो बेटा जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है ये आप समझ सकते हो कि यहाँ ये ऑक्सीडेटिव हुआ, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, है ना, और वो आप जानते हैं कि फोटोफोस्फोराइलेशन हुआ, फोटोफोस्फोराइलेशन, यस। इतना ही आप लिख दें, यस। तो देखो बेटा कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में तो मेम्ब्रेन विच प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन के आर पार हुआ, वहां किसके हुआ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आर पार। फिर जानते हो देखो इसमें तो जो आपका है कि प्रोटॉन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो प्रोटॉन आउटर स्पेस में जो PMS है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ इकट्ठे हुए, जबकि वहां अंदर की ओर लुमेन में इकट्ठे हुए, अवकाशिका में, कहाँ इकट्ठे हुए अवकाशिका में इकट्ठे हुए। तो ये फर्क हो गया ना, सही है ना। और फिर आप कहते हो कि भाई जो प्रोटॉन है वो तो ऑक्सीडेटिव में तो कहाँ इकट्ठे हुए PMS में, और वहां लुमेन में इकट्ठे हुए। फिर जानते हो कि इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनाने के लिए तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हुआ NADH FADH के बाद में, और इसके लिए लाइट, इसके लिए क्या है लाइट, तो सोर्स अलग अलग हो गए ना। अरे बोलो, तो आप जानते हैं कि सोर्स अलग अलग हो गए, है ना। हाँ आप जानते हो कि सेम क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATPase, तो वो आप जानते हैं कि वो सेम है। बात को समझ रहे हैं। अब देखो बेटा कि यहाँ हरित लवक में मैं अगले लेक्चर में आपको डायग्राम और बना दूंगा, यस बेटा, डायग्राम बना दूंगा कि वहां देखो आपको हरित लवक की जो थाइलेकोइड ऐसे आपको वो ग्रेना थाइलेकोइड बनाई गई है। अब उस थाइलेकोइड में PS सेकंड बताया गया है,
तो आप खुद दिमाग लगाना एनसीईआरटी के उसमें कि पीएस सेकंड नॉन साइक्लिक बताया गया है। तो नॉन साइक्लिक में प्रोटॉन प्रवणता बढ़ने के कितने कारण थे? 3 थे। सुन लो, जल का प्रकाशीय अपठन हुआ तो प्रोटॉन किस में संचित हुए? लुमेन में। पीक्यू ने किधर पंप किया? लुमेन में, क्योंकि पीक्यू जब पीएस सेकंड से प्रथम ग्राही थियोफाइटिन पीक्यू को दे देता जो एच कैरियर है, तो एच कैरियर तो तब आगे इलेक्ट्रॉन डालेगा जब वो अगले को इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्रोटॉन कहाँ डाल देगा? लुमेन में। 2 कारण हो गए। और तीसरा कारण है एनएडीपी का रिडक्शन। तो 3 कारण हो गए यार, और पूरा डायग्राम आपको बता रखा है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले ही डायग्राम बनाकर आपको दिखा दूंगा, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे डार्क फेज। क्या स्टार्ट करेंगे? डार्क फेज। तो आप केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के एक एक पद को आप मन लगाकर समझोगे, और बेटा बहुत तरीके से एनसीईआरटी पढ़कर समझोगे, तो आप दिमाग लगाना कि अगर मैंने पीछे का सारा नॉन साइक्लिक आपको समझाया है, तो नॉन साइक्लिक में 3 कारण थे प्रोटॉन प्रवणता बनने के, वही 3 कारण वहाँ केमी ऑस्मोटिक में है। यस, तो ये मैंने आपको बता दिया इस लेक्चर में, यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।